1707 में औरंगजेब की औरंगाबाद में मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य एकदम भर भरा के गिर गया। यद्यपि 1857 तक जारी रहा, किंतु जो प्रभावी मुगल शासन था या जिसका दिल्ली में या पूरे भारत में इकबाल था, वो मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही पतन के स्थान प्रारंभ हुआ, जो 1857 में बहादुर शाह द्वितीय तक जारी रहा। इसके बाद मुगलों से अलग होकर या मुगलों की नाम मात्र की अधीनता मानते हुए बंगाल, अवध व मराठों के राज्यों का उदय हुआ, जिनके बारे में इस विषय में हम पढ़ेंगे। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन व उसके बाद स्वायत्त राज्यों का उदय। यह टॉपिक 2 वीडियो के अंतर्गत पूरा बताया जाएगा, जिनके इनमें यहाँ पहला वीडियो है। इसमें हम मुगल साम्राज्य के पतन व उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लगाकर 1857 में बहादुर शाह जफ़र अर्थात अंतिम मुगल बादशाह तक के विषय में हम पढ़ेंगे। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमराओं की साज सज्जा और ऐश्वर्य व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएँ, ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर विवाद है। पतन के कारणों के बारे में इतिहासकार 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट जिसमें यदुनाथ सरकार, SR शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार शामिलों का है। उनका मानना है कि औरंगजेब अपनी नीतियों, धार्मिक, राजपूत, दक्कन आदि के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरे गुट जिसमें सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अत्तर अली, सीरिन मुश्वी आदि शामिल है, ने मुगल साम्राज्य के पतन को व्यापक संदर्भ में देखते हुए इसके बीज को बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिया। इन इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण संक्षेप में इस प्रकार है। औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य के अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण पड़ा। औरंगजेब ने जिस बीजापुर और गोलकुंडा के प्रश्न को शाहजहाँ ने लगभग अंतिम रूप से समाधान कर दिया था, उसको पुनर्जीवित कर दिया। औरंगजेब हमेशा से भारत में, चाहे वह अशोक हो, चाहे समुद्रगुप्त हो या फिर चाहे कोई अन्य राजा हो, भारत में हमेशा से उत्तर भारत में राज्य करने वाले राजाओं की यह नीति रही है कि उन्होंने दक्षिण भारत को अपनी अधीनता स्वीकार करके अपने राज्यों में शासन करने के लिए स्वायत्त छोड़ दिया है। लेकिन औरंगजेब की राजनीतिक दूरदर्शिता व धार्मिक हठधर्मिता के चलते उसने 5 राज्यों को, दक्कन के राज्यों को व शिवाजी को अंतिम रूप से अपने अधीन व पूर्णतः समाप्त करने का निश्चय किया। इससे अत्यंत मुगल राजकोष पे अत्यंत ही भार पड़ा, साथ ही उसकी सैनिक दुर्बलताएं भी सबके सामने आ गई। ठीक है, जिसके चलते मुगल साम्राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा कारण, औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। उसे उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचा था। यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि एक सामाजिक संस्कृति के उदय का जो प्रयास अकबर के समय प्रारंभ हुआ था, जिसमें राजपूतों को राज्य का बराबर का भागीदार माना जाता था, उस नीति को औरंगजेब ने अपनी हठधर्मिता के चलते पूरी तरह बदल दिया। उसने मारवाड़ के साथ सीधा संघर्ष किया, मेवाड़ में राज सिंह के साथ सीधा संघर्ष किया, वहीं आमेर के साथ जय सिंह के साथ जो 1666 की संधि हुई, उसके बाद जिस प्रकार शिवाजी आगरा के किले से बच निकले, उसका विश्वास आमेर के राजाओं पर हमेशा के लिए हट गया। वह जय सिंह को बूढ़ा भेड़िया तक कहा करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत राजाओं की जो सेवा
अकबर जहांगीर व साझा प्राप्त कर सके थे उनसे औरंगजेब मरहूम रहा। इसके चलते न सिर्फ राजनीतिक हानि उठानी पड़ी बल्कि एक परसेप्शन अर्थात धारणा का भी नुकसान मुग़ल साम्राज्य को उठाना पड़ा। तीसरा, मुग़ल दरबार में उमरा वक्त का बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी शासक निर्माताओं की छवि भी मुग़ल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार है। हमने देखा अकबर के समय से ही मुग़ल दरबार विभिन्न प्रकार के नस्लीय आधार पर अलग अलग उमराओं में विभाजित था, जिसमें ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी व भारतीय मुसलमान प्रमुख रूप से शासन थे, क्योंकि मुग़ल तुर्क थे। इसके चलते तुर्की मुसलमानों का इसमें सबसे प्रमुख स्थान था। लेकिन कालांतर में कई लोगों ने अपनी योग्यताओं के, जिसमें राजपूतों का स्थान महत्वपूर्ण था, विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। लेकिन कालांतर में जब जैसे जैसे कमज़ोर शासक विशेषकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए, वैसे वैसे इन उमरा वर्ग की महत्वाकांक्षाओं ने हिलोरे लेने लगी व ये स्वयं शासक निर्माता हुए, जिसके चलते कई शासक सिर्फ कठपुतली साबित हुए। मुगल चौथा, विशाल साम्राज्य के लिए स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण। यद्यपि मनसबदारी जैसी, जागीरदारी और जमींदारी जैसी एक स्पष्ट व्यवस्था थी, जिसमें ऊपर से लगाकर नीचे तक शासन व्यवस्था थी, लेकिन सतीश चंद्रा जैसा कहते हैं कि औरंगजेब के समय जागीरदारी संकट, जिसके अंतर्गत श्रेष्ठ जागीरें औरंगजेब ने युद्ध खर्चों के लिए अपने पास रख ली थी, वह खराब जागीरें उन्होंने जागीरदारों को देना प्रारंभ किया, जिनको लेने में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी। उसमें एक विशेष प्रकार का रोष व्याप्त हो गया। साथ ही ऐसे लोग जो कि एक लंबे समय और निष्ठा से राज्य की शासन की सेवा करते आए थे, उनमें भी एक प्रकार की हताशा हुई। पांचवा कारण, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के समय की धर्मनिरपेक्षता छवि को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाकर मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा, परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के पतन के गर्त में पहुंच गया। छठा, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शक के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद काम बख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र शाहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज़्ज़म काबुल, आज़म गुजरात और काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। जाजो में जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज़्ज़म की सेनाओं ने आज़म को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। 1707 में मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा, जो 1707 से 1712 तक, इसके बाद जिसे खफी खान नामक इतिहासकार में मुस्लिम आलमगीरी में शाह बेखबर के नाम से जाना गया है। जादर शाह जो 1712 से 13 के शासक रहा। इसके बाद फरूख शेर जो 1713 से 1719 तक शासक रहा, जिसे घृणित कायर के नाम पे जाना। इस समय सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर प्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर दिया। बाद में उसको सैयद बंधुओं को साजिश करके मरवा दिया गया। इसके बाद 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासक रहा, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता। इसी समय 1739 में भारत में नादिर ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसके बाद क्रमशः कई शासक बने, जिसमें आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। 1806 में इसी समय दिल्ली अंग्रेज़ों के सिंधिया के अधिकार से निकलकर अंग्रेज़ों के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से चली गई। इसके बाद क्रमशः अनेक शासक हुआ। 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार महान मुगल साम्राज्य का अंत हो गया व स्वायत्त राज्यों व यूरोपीय शक्तियों के उदय का आगमन हो गया।